हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हम जानते हैं कि कोई आवेश है, माना ये कोई आवेश है, धनावेश। अब इसके आसपास का जो क्षेत्र है, अगर हम यहाँ पर कोई टेस्टेड चार्ज रख दें, तो परीक्षण आवेश रख दें, तो ये यहाँ पर या तो अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल का अनुभव करेगा, या फिर यहाँ से रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया होगा? वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी भी आवेश के आसपास का क्षेत्र जहां पर कोई अगर हम दूसरा आवेश रख दें, तो वो वहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि आपने कूलॉम के नियम के अनुसार आपने पढ़ा ही है कि अगर कोई दो आवेश एक दूसरे के पास हों, तो उन पर क्या लगता है? वैद्युत बल लगता है। और वो वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अब अगर कोई धनावेश है, धनावेश के पास कोई परीक्षण आवेश ले आए, तो परीक्षण क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर जो वैद्युत बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। और यदि ये ऋणावेशित हो, तो इसके आसपास अगर हम कोई अन्य आवेश लेके आएंगे, तो इस पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो आकर्षण बल होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश रखने से वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बात आई वैद्युत बल की रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी आवेश के चारों ओर स्थित क्षेत्र में कोई हम टेस्टेड चार्ज, कोई हम परीक्षण आवेश रख देते हैं, तो उस पर क्या लगता है? वैद्युत बल लगता है। उस वैद्युत बल के कारण वो, अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको स्वतंत्र छोड़ दें, यहाँ पर इसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसमें से हटा ले जाए, इसको हम क्या करते हैं? यहाँ पर स्वतंत्र छोड़ दें, तो स्वतंत्र छोड़ने पर क्या होगा कि जिधर को इस पर वैद्युत बल की डायरेक्शन होगी, ये उधर को चलना प्रारंभ कर देगा। और जिधर को ये चलना प्रारंभ करेगा, अगर इस पर जो है, तो जिस रास्ते पर ये चलेगा उसी रास्ते को हम क्या कहेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं यानी जो वैद्युत बल है, उस वैद्युत बल की डायरेक्शन किधर है? जिधर को वो जो आवेश है, जो परीक्षण आवेश है, वो चल रहा है, जिस रास्ते पर चल रहा है, उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब अगर हर पॉइंट पर लगने वाले वैद्युत बल की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो डिफरेंट हो, हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर हर बिंदु पर जो आपका परीक्षण आवेश है, जो आपका अन्य आवेश है, उस पर लगने वाले जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वैद्युत बल है, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो क्या होगा? वो एक कर्व मार्ग पर चलेगा, एक वो वक्राकार मार्ग पर चलेगा, एक कर्व मार्ग पर चलेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं, वो वक्राकार होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं कि किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई अन्य आवेश जिस काल्पनिक वक्राकार मार्ग पर चलता है, वही क्या कहलाती हैं?
वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। उन्हीं वक्राकार रास्ते को, उसी वक्राकार मार्ग को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और ये तो अगर हम उस वैद्युत बल रेखाओं, जो माना ये वैद्युत बल रेखा है, इसकी किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या खींच देते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो ये स्पर्श रेखा उस परीक्षण आवेश पर, उस धन आवेश पर लगने वाली वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया वह काल्पनिक स्मूथ कर्व, निष्कोण वक्र, जिस पर कोई धन आवेश स्वतंत्र रूप से चल सकता हो, चलने के लिए बाध्य हो, तो उस वक्राकार मार्ग को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और किसी भी वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं को परिभाषित करते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। अब हम जो ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं की कुछ फीचर्स, कुछ गुण के बारे में बात करेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, फीचर्स। अब इनके कुछ क्या क्या इनके गुण हैं। अब अगर हम एक गोलाकार आवेश ले लें और माना ये धन आवेश है, एक गोलाकार धनावेश ले लें, तो गोलाकार धन आवेश अगर हम इसके पास, इसके आसपास हम पढ़ चुके हैं, इसके आसपास क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई हम अन्य आवेश लेके आ जाते हैं, तो वो क्या होगा, वो सीधा अनंत, ये माना जाता है कि वो यहां से सीधा अनंत पर पहुंच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो धनात्मक गोलाकार आवेश है, धनात्मक गोलाकार आवेश की जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, त्रिज्य होती है। क्या होती हैं, त्रिज्य, रेडियल होती है। ये इस तरह से रेडियल होती हैं। और चूंकि धन आवेश, किसी भी धन आवेश के पास अन्य धनावेश लाने से उस पर क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और उसके प्रतिकर्षण बल के कारण वो बाहर की ओर पर चलेगा। क्योंकि गोलाकार आवेश है, तो गोलाकार आवेश है, तो गोलाकार आवेश के कारण वो सीधे मार्ग पर कहां तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। यानी ये कहते हैं कि धन आवेश से निकलने वाली जो बल रेखाएं होती हैं वो अनंत तक, अनंत लंबाई की होती हैं, वो अनंत तक पहुंच जाती है। तो धन आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो त्रिज्य होती हैं और सीधी होती हैं। क्या होती हैं, सीधी होती हैं, यानी धन आवेश से बाहर की ओर को निकलती हैं। अब बाहर की ओर क्यों निकल रही हैं, आपको पता है कि जब हम इसके पास कोई धन आवेश लाएंगे तो क्या होगा, उस पर प्रतिकर्षित वैद्युत बल लगेगा, जिसके कारण वो आवेश से दूर भागेगा और कहां तक पहुंचेगी, अनंत तक। तो वैद्युत जो गोलीय धन आवेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सीधी होती हैं और त्रिज्य होती है, रेडियल होती है। क्या होती है, त्रिज्य, त्रिज्य होती है, रेडियल होती है। अगर यही हम क्या करें, अगर हमारे पास कोई ऋणात्मक गोलीय आवेश है और ये आइसोलेटेड है, इसके आसपास कोई अन्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये इसके जस्ट अपोजिट, तो अगर हम इसके पास कोई धन आवेश लेके आए तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होती हैं, वो भी सीधी होती हैं और रेडियल होती हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो आवेश की ओर को होती है, अंदर की ओर। ऐसा लगता है
कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अनंत से आकर के इस आवेश में प्रवेश कर रही हैं। एक तो ये है कि किसी गोलीय धनावेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो त्रिज्या होती हैं, सीधी होती हैं और आवेश से बाहर की ओर निकलती है। और जो ऋणावेश होता है, ऋणावेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सीधी होती हैं, रेडियल होती हैं यानी त्रिज्या होती हैं और आवेश में प्रवेश करती हुई महसूस होती है। दूसरा क्या है, अगर हमारे पास दो नेट, अगर हमारे पास दो बराबर और समान प्रकृति के आवेश हैं, अगर हमारे पास दूसरा गुण क्या है इसका कि अगर हमारे पास दो बराबर और समान प्रकृति मतलब दोनों धनात्मक आवेश हैं या दोनों ऋणात्मक आवेश हैं, तो इस कंडीशन में इनकी वैद्युत बल रेखाएं कैसे होंगी, ये वक्राकार होंगी। गोले जो अभी हमने गोलाकार बताई, सिंगल गोला है, तो इसके लिए तो क्या होती है, सीधी होती है। क्या होती है, सीधी होती है। अब या तो इससे बाहर निकलेंगी या फिर इसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन अगर हम ये थे विलगित यानी आइसोलेटेड, यानी इनके पास कोई अन्य आवेश नहीं था। लेकिन यदि हमारे पास दो समान प्रकृति के आवेश हो, बराबर और समान प्रकृति के आवेश हो, तो इनकी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, विपरीत प्रकृति की, समान बराबर हो परंतु विपरीत प्रकृति के हो। क्या हो, बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश हो, एक दूसरे के पास रखे हो, तो इनकी जो वैद्युत बल रेखाएं होती है क्या होती है, वक्राकार होती है। क्या होती है, वक्राकार होती हैं। और दूसरा क्या होगी कि ये हमेशा धन आवेश से निकलेंगी, ऐसे धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। ऐसे धन आवेश से निकलती हैं ये और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। इस तरह से ये धनावेश से निकलेंगी और ऋण आवेश में प्रवेश करेंगे। और भी खींच सकते हैं हम, सदैव धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश कर जाती हैं। इस तरह से सदैव धनावेश से निकलेंगी और भी हम बहुत सारे दिखा सकते हैं। धनावेश से निकल रही हैं, इस तरह से हम और इसमें ऋण आवेश में एंटर हो जाती है ये। और ये क्लोज वक्र होती हैं, क्लोज कर होती हैं, बंद वक्र होती है। ये भी जो देखिए ये भी घूम घाम करके कहां पर आएंगी, यहीं पर इसमें प्रवेश कर रहे हैं। ये है सदैव क्या होती है, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती है। एक दूसरी बात, दूसरा क्या है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये कहीं पर भी एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस नहीं करती कि एक बल रेखा ये होगी और दूसरी बल रेखा ये होगी। ये इस तरह से क्या है, क्रॉस नहीं करती। अगर ये क्रॉस कर जाती तो यहाँ से क्रॉस बिंदु है, यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, एक ये और एक ये। और स्पर्श दिखा देता हूं आपको कि अगर ये क्रॉस करती, एक दूसरे को माना इस तरह से क्रॉस कर जाती है, तो ये जो मीट पॉइंट है, ये जो क्रॉस पॉइंट है, यहां पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, एक स्पर्श रेखा ये खींच गई और एक स्पर्श रेखा ये खींच गई। अगर मैं इसी की बात करूं तो एरो इधर को नहीं बल्कि इधर को लगेगा। तो यहां पर क्या बता रहा, अभी आपने परिभाषा में पढ़ा वैद्युत
बल रेखाओं की जो परिभाषा हमने समझाई थी, उसमें बताया कि किसी भी बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो स्पर्श रेखा हमें क्या बताती है, उस बिंदु पर जो आपका धन आवेश है, धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को बताती है। और अगर ये क्रॉस कर जाती है, यहाँ पर क्रॉस करके तो दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पर बन गए, यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब इस बिंदु पर इस धन आवेश पर जो परीक्षण आवेश है, इस पर वैद्युत बल की दो दिशाएं हमें दिख रही हैं। यहाँ पर दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बिंदु पर वैद्युत बल की एक ही दिशा होगी। किसी भी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी बिंदु पर, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं, वैद्युत बल की दो दिशाएं नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या फिर वहां पर आकर्षण बल लगेगा। एक ही बल लगेगा, उसमें एक ही दिशा लगेगी होगी, तो दो दिशाएं नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, काटती नहीं है। तो एक ये है। दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास यही, अगर मेरे पास नेक्स्ट क्या है, तीसरा बिंदु, कि अगर मेरे पास समान प्रकृति के, जैसे कि मैं पहले बता रहा था आपको कि ये समान प्रकृति और बराबर आवेश के, बराबर मात्रा के दो आवेश हैं, ये समान प्रकृति के हैं, जैसा कि मैं पहले बताना चाह रहा था। तो ये समान प्रकृति के दो आवेश हैं। अब इनकी जो, जब हम इनकी बल रेखाएं खींचेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इनके दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इनकी जो बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी, वो होंगी तो वक्राकार ही, होंगी तो वक्राकार ही। ये इस तरह से मैंने बताया कि ये हमेशा धनावेश से निकलती हैं, तो ये धनावेश से इस तरह से निकलेंगी, धनावेश से निकलेंगी, और यहां भी क्या होगा, ये धनावेश से ऐसे ही निकलेंगी, इस तरह से निकलेंगी। तो ये यहां से धनावेश से निकल रही है, और इनको जो मिलाने वाली रेखा, इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि दोनों बराबर मात्रा के हैं, ये भी बराबर, दोनों बराबर आवेश हैं और समान प्रकृति के, एक ही प्रकार के आवेश हैं, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में इनको जो मिलाने वाली ये रेखा होगी, इसके जो मध्य बिंदु है, अगर मैं यहां पर कोई अन्य आवेश रख दूं तो इस आवेश पर किसी तरह का कोई वैद्युत बल नहीं लगेगा। ये जो आवेश है यहाँ पर, इस पर ना तो आकर्षण वैद्युत बल लगेगा, ना ही प्रतिकर्षण वैद्युत बल लगेगा। अर्थात इस बिंदु पर क्या है, किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, 0 है। प्राणविक वैद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर 0 है। यहाँ पर ये किसी भी तरह के आवेश का अनुभव नहीं करता है। इसका मतलब इस बिंदु को हम कहेंगे उदासीन बिंदु। क्या कहेंगे हम इसको, उदासीन बिंदु। और ये कहां पर मिलेगा, ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर हमें मिलेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर मात्रा के हैं और एक ही प्रकृति के, तो इसलिए हमें जो उदासीन बिंदु मिलता है, नल पॉइंट जो मिलता है, जिसको हम एन कहते हैं, वो नल पॉइंट हमें कहां मिलता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मिलता है। तो इस प्रकार हमें क्या पता लगा कि अगर एक ही प्रकृति के दो बराबर आवेशों की हम बल रेखाएं खींचे तो हमें क्या है, उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्या मिलता है, एक उदासीन बिंदु मिलता है। मतलब वहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। ये हो गया। नेक्स्ट, और इसका क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा सा क्या करें, इसी को थोड़ा
ठीक कर लें। अगर ये हमारे पास दोनों प्रकृति तो इनकी समान है, आवेश हमारे पास क्या है, समान प्रकृति है, यानी ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, बट इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो आवेश की मात्रा है वो अलग अलग है। एक बड़ा है, दूसरा छोटा है। एक बड़ा आवेश है, दूसरा छोटा आवेश है, लेकिन क्या है, समान प्रकृति के हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी हमें उदासीन बिंदु मिलेगा, यानी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर हमें उदासीन बिंदु मिलेगा, लेकिन वो मध्य बिंदु नहीं होगा, वो मध्य बिंदु नहीं होगा, वो कहीं मध्य बिंदु से इधर कोई दूसरा बिंदु होगा, नल पॉइंट जो है वो कहीं दूसरी जगह होगा। और इसकी जो स्थिति है, इस स्थिति को हम कैसे पहचानेंगे कि एक आवेश से, पहले आवेश से दूरी, दूसरे आवेश से इसकी जो दूरी है वो माना R2 है, और माना ये आवेश जो है Q1 है और ये आवेश कितना है, Q2 है। तो इस कंडीशन में उदासीन बिंदु की स्थिति को जांचने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से, इस संबंध से हम इस स्थिति में उदासीन बिंदु को की स्थिति को चेक कर लेते हैं। मतलब जब ये दोनों समान प्रकृति के हैं और समान मात्रा के हैं, तो उस कंडीशन में तो हमें पता है कि इन दोनों को, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर नल पॉइंट होगा, उदासीन बिंदु होगा। बट अगर ये प्रकृति समान है परंतु अलग अलग आवेश है, एक बड़ा आवेश है, दूसरा छोटा आवेश है, तो उस कंडीशन में इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं पर हमें क्या मिलेगा, उदासीन बिंदु मिलेगा, मध्य बिंदु से इतर। तो उसको, उसकी स्थिति को चेक करने के लिए हम कैसे करते हैं, ये हमारा संबंध है Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से जो है, इससे हम क्या निकालते हैं, और इसकी उदासीन बिंदु की स्थिति को चेक करते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं और उस पर उदासीन बिंदु की स्थिति को हम कैसे चेक करते हैं, इसके वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल हम बताएं, सबसे पहले क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं मैंने बताया ऋण आवेश से धन आवेश से निकलती हैं और कहां पर प्रवेश करती हैं, ऋण आवेश पर प्रवेश करती हैं। दूसरा गुण हमने क्या बताया कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं, दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि बिल्कुल असंभव है। किसी भी एक बिंदु पर वैद्युत बल की एक ही दिशा होगी, दो दिशाएं नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं। तीसरा क्या है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। क्या होती हैं, बंद वक्र। लेकिन यदि कोई विलगित गोलीय आवेश है, लेकिन अगर कोई विलगित गोलीय आवेश है, आइसोलेटेड, विलगित का मतलब एक अलग आवेश है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, जिसके पास कोई अन्य दूसरा आवेश नहीं है, तो उसकी जो बल रेखाएं हैं वो रेडियल होती हैं, यानी त्रिज्या होती है, सीधी होती है। और यदि वो धनात्मक है तो वो उससे आवेश से बाहर निकलेंगी, और यदि वो ऋणावेशित है तो उसमें वो प्रवेश करेंगे। दूसरा, अगर समान प्रकृति के दो आवेशों की जब हम बल रेखाएं खींचते हैं तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर हमें क्या मिलता है, उदासीन बिंदु मिलता है, नल पॉइंट मिलता है। अब यदि वो समान बराबर मात्रा के आवेश हैं तो वो जो नल पॉइंट है वो क्या होगा, मध्य बिंदु पर होगा। और यदि वो अलग अलग हैं, उनकी मात्राएं अलग अलग हैं, एक आवेश छोटा है, दूसरा आवेश बड़ा है, तो जो नल पॉइंट होगा वो मध्य बिंदु से अलग किसी बिंदु पर होगा, पर होगा उन दोनों को मिलाने वाली रेखाओं के बीच में ही कहीं पर, जिसकी स्थिति को चेक करने के लिए हम इस संबंध का इस्तेमाल करते हैं। R1 क्या है, एक आवेश से दूरी, R2 क्या है, दूसरे आवेश से नल पॉइंट की दूरी, और Q1 क्या है, एक आवेश, और Q2 क्या है, दूसरा आवेश।
इस तरह से हम वैद्युत बल रेखाओं को थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। थैंक यू।